हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर और स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग्स टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। और आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, आप लोग बहुत पसंद कर रहे थे थिंकर की सीरीज। तो थिंकर की सीरीज में आज जो थिंकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एंद्रे बेते। एंद्रे बेते जो हैं वो उन पर बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार बनते रहते हैं और ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं होता है सोशियोलॉजी रिलेटेड जहां पर एंद्रे बेते से सवाल देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं सबसे पहले इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, क्योंकि बुक्स पर अक्सर सवाल बनते हैं। सबसे पहली इनकी किताब है कास्ट क्लास एंड पावर, और मैक्स वेबर से इन्फ्लुएंस होकर के आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैक्स वेबर की किताब थी क्लास स्टेटस एंड पार्टी, उसी से रिलेटेड कास्ट क्लास एंड पावर एंद्रे बेते ने दिया था जब इन्होंने तंजोर विलेज का अध्ययन किया था, स्टडी किया था। व्हेन ही स्टडीड तंजोर विलेज, तो इन्होंने देखा कि जो हमारे यहाँ का जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम था, भारत देश का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, वो कास्ट, क्लास और पावर पर बेस्ड था, ना कि क्लास स्टेटस और पार्टी पर बेस्ड। ठीक है। तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो सिस्टम था वहां पर जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है वो कास्ट के आधार पे होता है, क्लास के आधार पे होता है और पावर के आधार पे होता है। नेक्स्ट जो उनकी इंपॉर्टेंट किताब है वो है कास्ट ओल्ड एंड न्यू, ऐसे इन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो कास्ट पहले क्या था, कास्ट अभी क्या है, क्या उसमें चेंजेस आए हैं, ये सारी चीजों के बारे में इन्होंने इस किताब में बात की है। थर्ड नंबर पे है इनइक्वेलिटी एंड सोशल चेंज। फोर्थ है स्टडीज इन एग्रेडियंट सोशल स्ट्रक्चर। फिफ्थ है इनइक्वेलिटी अमंग मैन। सिक्स्थ किताब है इनकी आइडिया ऑफ नेचुरल इनइक्वेलिटी। सेवेंथ है सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। और एट्थ है द बैकवर्ड क्लास इन कॉन्टेम्प्ररी इंडिया। नाइन्थ बुक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है आइडियोलॉजी एंड सोशल साइंस। और टेंथ है मार्क्सिज्म एंड क्लास एनालिसिस। तो ये बात याद रखिएगा कि एंद्रे बेते जो थे वो मार्क्सिस्ट थे। कास्ट क्लास एंड पावर, इन्होंने कहा कि तीन तरह से हमारा जो भारतीय समाज है वो स्ट्रेटिफाइड होता है। ठीक, कास्ट क्लास और पावर के आधार पे, जाति, वर्ग और शक्ति के आधार पे। Berthel's enchantment with Weber's trilogy of class, status and party is clearly evident in his caste, class and power. वेबर की वर्ग, परिस्थिति और पार्टी की त्रयी रचना जो थी, उसका पूरा का पूरा प्रभाव हम एंद्रे बेते के ऊपर देख सकते हैं जब ये लिखते हैं जाति, वर्ग और शक्ति। ठीक, वो भी बताते हैं कि भैया केवल क्लास के आधार पे हम सोसाइटी को डिवाइड नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि स्टेटस और पार्टी, मैक्स वेबर ने कहा था। उसके आधार पे भी हम क्या करते हैं, वी अरेंज द सोशल ग्रुप्स इन हायरार्किकल अरेंजमेंट। लाइकवाइज Andre Bete says that in India we can arrange social stratification, social groups into social stratification on the basis of caste, class and power। हम वर्ग, जाति और शक्ति के आधार पर भारत के अंदर सामाजिक स्तरीकरण देखते हैं। जब इन्होंने स्टडी किया तंजोर विलेज कास्ट सिस्टम के बारे में। अच्छा, एक बात और मैं यहां पर बता दे रहा हूं कि जब मैं आप लोगों को इस तरह से थिंकर के सीरीज में किसी थिंकर को पढ़ाता हूं तो हम लोग बहुत शॉर्ट के में जो है समझने की कोशिश करते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि बहुत शॉर्ट में मैं आप लोगों को ये वीडियोस कवर कराता हूं ताकि जो भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आए वो आप आसानी से सॉल्व कर पाए। बेते हैज एक्सटेंसिवली studied caste system in India. He emphasized the hierarchical nature of the caste system and its impact on social relationship and social mobility. बेतले ने भारत में जाति व्यवस्था का व्यापक अध्ययन किया है। वह जाति व्यवस्था की पद अनुक्रमित प्रकृति और सामाजिक संबंधों की गतिशीलता पर जाति प्रथा के प्रभाव के बारे में इन्होंने अध्ययन किया है। ठीक, यानी ये कहते हैं कि जितने भी रिलेशनशिप हमारे भारत देश में पाए जाते हैं, समाज में पाए जाते हैं, वो सारे जाति प्रथा का उनके ऊपर प्रभाव रहता है। यानी कि कास्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे रिलेशनशिप्स में, जो भी हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन में भी हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है कास्ट सिस्टम का,
वो भी देखने के लिए मिलता है, एंद्रे बेटे कहते हैं। नेक्स्ट जो इनका कॉन्सेप्ट है वो है सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता। अब हमारे भारत देश की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ सामाजिक असमानता केवल इनकम के आधार पे नहीं होती है, हमारे यहाँ कास्ट के आधार पर भी सामाजिक असमानता देखी जाती है, एंद्रे बेटे कहते हैं। बेटे हैज फोकस्ड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन वेरियस फॉर्म्स सच एज इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल डिस्पैरिटीज। बेतले ने आर्थिक, शैक्षिक और व्यावसायिक असमानताओं सहित विभिन्न रूपों में सामाजिक असमानता की जांच पर ध्यान केंद्रित किया है। यानी ये कहते हैं कि सामाजिक असमानता केवल इकोनॉमिक नहीं होती है, बल्कि एजुकेशनल भी होती है, ऑक्यूपेशनल भी होती है। और जो ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट है सोशल इनइक्वालिटी का, सामाजिक असमानता का जो व्यावसायिक तथ्य है, वो कहीं ना कहीं जाति प्रथा से भी जुड़ा हुआ होता है। हिज रिसर्च शेड लाइट ऑन द मैकेनिज्म दैट परपिचुएट सोशल हायरार्कीज एंड हिंडर्स सोशल मोबिलिटी। तो उनका शोध जो है उन तंत्रों पर प्रकाश डालता है जो सामाजिक पदानुक्रम को कायम रखते हैं और सामाजिक गतिशीलता को बाधा पहुंचाते हैं, बाधा डालते हैं, मतलब सामाजिक गतिशीलता को रोकने का काम करता है। कौन है वो? कास्ट सिस्टम। ठीक। बेतले is known for his nuanced analysis of ways in which caste and class intersect and impact different aspect of life। तो बेते ने उन तरीकों का सूक्ष्म विश्लेषण किया है जिसने जाति और वर्ग जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। यानी ये कहते हैं कि जाति और वर्ग दो ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी जो सामाजिक गतिशीलता है, ठीक, उनको रोकने का काम करती हैं। यानी अगर आप एक विशेष जाति के हैं और आप अपने समाज में गतिशीलता चाहते हैं, आप आगे जाना चाहते हैं, तो आपकी जाति भी, अगर आप भारत में रहते हैं तो आपकी जाति जो है वो आपकी सामाजिक गतिशीलता को रोकने का काम करती है। उसी प्रकार से वर्ग भी जो है भारत के अंदर सामाजिक गतिशीलता में एक बैरियर होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरह से सिंपल तरीके से सोशियोलॉजी पूरी कवर करना चाहते हैं तो फाउंडेशन कोर्स आ चुका है, फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको सोशियोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती है तो भी आपको सोशियोलॉजी में मास्टर बनाने का काम हमारा होता है। नेक्स्ट जो इनका कॉन्सेप्ट है वो है मॉडर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन। ये कहते हैं कि हमेशा मॉडर्नाइजेशन और ट्रेडिशन में हमेशा एक युद्ध होता रहता है, एक संघर्ष होता रहता है। क्यों? क्योंकि जब हम मॉडर्नाइज हो रहे होते हैं तो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज जो हैं उसके बीच में आती हैं। In his writing, Bethe explored the tension between modernization and traditional values, especially in the Indian society। बेतले ने अपने लेखन में भारतीय समाज में आधुनिकीकरण और पारंपरिक मूल्यों के बीच कुछ तनाव हमेशा बने रहते हैं, उस तनाव का पता लगाने का काम किया। He investigated how the process of modernization, urbanization and globalization influence social structure, social institution and cultural norms। तो यानी दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो ये कहते हैं कि जो द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन is in process of modernization, process of urbanization and process of globalization influences the social structure, social institution and cultural norms of our society। Bethlehem works reflect a keen interest in understanding the challenges and transformation that arises as a society undergo rapid changes। अब देखिए क्या होता है, इस बात को अच्छी तरह से समझिए। एंड्रे बेते कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज का। अब देखिए आप एक नॉर्मल हम अपनी पढ़ाई के बारे में भी बात करें तो जब मैं कहता हूं कि अपने में चेंज लाना है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपकी रेगुलरिटी उसी में चली जाती है। एक बहुत छोटी सी बात ले लेते हैं, मैं रेगुलरली मान लीजिए 1 साल से 11 बजे क्लास ले रहा हूं और मैं अचानक से कहने लग जाता हूं कि अब से क्लास दोपहर में 3 बजे होगी, तो आप लोग क्या होता है कि आप लोगों को लगता है कि अरे यार 11 बजे सही था। क्यों? क्योंकि आप उसमें यूज टू हो चुके होते हैं। उसी प्रकार से जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज होती हैं,
जब हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें ट्रेडिशनल वैल्यूज को तोड़ना होता है, और वैल्यूज को तोड़ना जो है वो सबसे कठिन काम होता है। और जो कास्ट सिस्टम है वो फुल ऑफ वैल्यूज है, फुल ऑफ फैक्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ कौन सा ऑक्यूपेशन कौन करेगा ये हमारी कास्ट सिस्टम जो है वो निर्धारित करती है। यानी अगर नॉनवेज में कितना भी अच्छा बिजनेस हो, कितना भी अच्छा पैसा हो, ब्राह्मण जो है वो नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो वो ट्रेडिशनल वैल्यू है। तो ये कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन में और ट्रेडिशन में दोनों में हमेशा बहुत तनाव बना रहता है। ठीक, उन्होंने जांच की कि आधुनिकीकरण, शहरीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया हमारी सामाजिक संरचनाओं को प्रभावित करते हैं, हमारे सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित करते हैं और हमारी सांस्कृतिक मानदंडों को भी प्रभावित करते हैं। बेतले का काम उन चुनौतियों और परिवर्तनों को समझाने में गहरी रुचि दर्शाता है जो समाज में तेजी से हो रहे बदलावों के कारण उत्पन्न हुई हैं। नेक्स्ट इनका जो कॉन्सेप्ट है वो है एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अंद्रे बेते कहते हैं, सामाजिक गतिशीलता के लिए, सोशल मोबिलिटी के लिए। Bethe has conducted significant research on education and focusing on its role in social mobility and the reproduction of social inequalities। ये कहते हैं कि एजुकेशन क्या करता है, एजुकेशन सोशल इनइक्वालिटी को रिप्रोड्यूस करता है। यानी जब हम किसी कॉलेज में या कहीं पर एजुकेशन लेते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप किस क्लास के हैं, आप उसी आधार के अपने उसी क्षमता के अनुसार आप उसी तरह के स्कूल और कॉलेज में जाते हैं। और जो हायर क्लास के लोग होते हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार उस तरह के कॉलेज और स्कूल्स में जाते हैं। इससे क्या होता है, दोनों को अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में सोशल इनइक्वालिटी बरकरार रहती है। ठीक, he has examined the impact of educational policies on marginalized group and has explored the relationship between educational attainment and access to opportunity in Indian society। बेतले ने शिक्षा पर महत्वपूर्ण शोध किया है जिसमें सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक असमानताओं के पुनरुत्पादन में इसकी भूमिका पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। यानी ये मानते हैं कि जो हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है वो सामाजिक असमानता का पुनरुत्पादन करता है। ठीक, और इन्होंने हाशिए पर रहने वाले समूहों का भी अध्ययन किया। ठीक, और शैक्षणिक नीतियों के प्रभाव जो उन पर किस तरह के पड़ते हैं भारतीय समाज के अंदर। ठीक, किस तरह से शैक्षिक प्राप्ति और अवसरों तक पहुंच के बीच संबंधों का इन्होंने पता लगाया है। आप देखेंगे जो लोग बचपन से ही बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, तो और जो बच्चे जो अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, आप देखिएगा कि उनमें पहले से ही अंतर आ जाता है, और जब वो बड़े होते हैं, जब उनको जॉब मिलती है, तो वो अंतर हमें दिखता है। मैं एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल केस की बात कर रहा हूं, क्योंकि सोशियोलॉजी में हम एक्सेप्शनल केसेस नहीं पढ़ते, हम जनरल केसेस पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इनका कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। इस पर भी इन्होंने वर्क किया है, राजनीतिक समाजशास्त्र। बेतले हैज आल्सो एंगेज्ड विद पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, एग्जामिन्स इश्यूज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। बेतले राजनीतिक समाजशास्त्र से भी जुड़े हैं और लोकतंत्र, शासन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित मुद्दों की जांच कर रहे हैं। His analysis often considered the implication of social structures for political participation and the functioning of democratic institutions। उनके विश्लेषण अक्सर राजनीतिक भागीदारी और लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज के लिए सामाजिक संरचनाओं के निहितार्थ पर विचार करते हैं। ठीक है, किस तरह से राजनीतिक भागीदारी होती है, किस तरह से हमारे लोकतांत्रिक संस्थाएं काम करती हैं, इस पर भी इन्होंने अपना अध्ययन किया है। ठीक, स्टूडेंट्स, ये था एंद्रे बेते का जितने भी लगभग कॉन्सेप्ट जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में वो मैंने आप लोगों को बताया है। आज का आपका होमवर्क है और इस होमवर्क को आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि आप आगे जो थिंकर चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई थिंकर इंपॉर्टेंट है तो वो थिंकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना होगा। सोशल स्टैटिक्स एज प्रपोज्ड बाय कॉम्ट फोकसेस ऑन, सामाजिक कॉम्ट द्वारा प्रस्तावित सामाजिक स्थिरता, ये सांख्यिकी हो गया है यहाँ पे, स्थिरता।
स्थिरता का सिद्धांत किस पर केंद्रित है, ये आपको बताना है। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और वो थिंकर कमेंट कर दीजिएगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उससे जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बिना पेपर वन को पढ़े हुए आप केवल पेपर टू के दम पे नेट जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि तुलिका मैम और प्रीति मैम की क्लास देखना कंपलसरी है, अनिवार्य रूप से आपको जो दोनों क्लासेस हैं वो देखनी चाहिए। यूट्यूब पर 10 बजे मंडे टू फ्राइडे क्लास चल रही है और मास्टर क्लास 11:30 बजे मंडे टू फ्राइडे चलती है। दोनों ही शिद्दत से दोनों ही क्लासेस को आपको देखना चाहिए। और अब बात आती है कि व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे लगातार पूछते हैं, तो आपका नाम क्या है और आपका स्थान क्या है, मतलब आप कहाँ से रहते हैं, ये दोनों आप मुझे भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर 7838517884 पर। ये मेरा नंबर ऊपर दिख रहा है। और क्या करना होगा, लिखना होगा कि आई वांट टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। प्लीज इस पर कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। तो इतना आप कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा। टेलीग्राम के लिए यहाँ पर स्कैन कर लीजिए और ये टेलीग्राम आईडी दी हुई है मनोज सोनकर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक। आप जो है डायरेक्टली टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो वीडियो है एंड्रे बेटे का वो पसंद आया होगा और नेक्स्ट थिंकर जो भी चाहते हैं वो मुझे बताइएगा जरूर। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।